आइए आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का। क्लास 10th का है, ठीक है, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम देखेंगे। ठीक है, उन्होंने किस तरह से आवास सारणी में अपना योगदान दिया। ठीक है, किस तरह से सबसे पहले आवास सारणी को खोजा गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया आपके यहाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी गई हैं। तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो जब वर्गीकरण की बात आई, तत्वों के वर्गीकरण की बात आई, तो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था डाइबोरेन। क्या नाम था? डाइबोरेन। ठीक है, इनको इंग्लिश में दूसरा नाम भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, डिबोरियन बोलते हैं, सब बहुत है, लेकिन डाइबोरेन नाम आपके यहाँ है। ठीक है, डाइबोरेन त्रिक इसको बोलते हैं, डाइबोरेन त्रिक। ठीक है, डाइबोरेन त्रिक बोला। ठीक है, इन्होंने बताया कि आवास सारणी में अगर हम किन्हीं तीन एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई मान लीजिए P है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट जो है Q है और तीसरा R है। ठीक है, पहला P है, दूसरा Q है और तीसरा क्या है? R है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जो उन्होंने बताया कि अगर पहले एलिमेंट का जो परमाणु भार होगा, ठीक है, पहले एलिमेंट यानी P का जो परमाणु भार होगा, ठीक है, और जो तीसरे का परमाणु भार होगा, ठीक है, इनको मिक्स करके, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से भाग दे दें या 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाले का परमाणु भार मिल जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए, जैसे मान लीजिए A है, B है, C है। ठीक है, क्या है? A है, B है और C है। ठीक है, समझ गए? मान लीजिए A का जो परमाणु भार है 2 है। ठीक है, कितना है? 2 है। और C का कितना है? 4 है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम अगर कि किन्हीं दो एलिमेंट को, अगर जो साइड वाले 2 एलिमेंट हैं, इनको अगर मिला दें, इनका परमाणु भार मिला दें और 2 से भाग दे दें, किसने से? 2 से भाग दे देंगे तो बीच वाले का परमाणु भार मिल जाएगा। चलिए, जैसे A और C का अगर आप परमाणु भार मिला के 2 से भाग देंगे तो B वाले का आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और इन्होंने बोला कि जो परमाणु भार आएगा इन दोनों के बीच का ही हो। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे 4 या 2 + 4, ठीक है, 0.2 इक्वल टू, ये देखिए 2 4 6 हो गया, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? ये 3 आ गया। ठीक है, 2 3 4, ये डाइबोरेन का ट्रिक था। ठीक है, डाइबोरेन का नियम था। उन्होंने बोला कि किन्हीं 3 एलिमेंट को, अगर कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, पहले और तीसरे का, ठीक है, परमाणु भार जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस तरह से इन्होंने ये डाइबोरेन त्रिक जो था ये नाम दिया था इन्होंने। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने एक सूत्र दिया था। ठीक है, परमाणु भार जिसको हम लिख सकते हैं ना, परमाणु भार दोनों का क्या लिख सकते हैं? A + C, ठीक है, बटे 2। ठीक है, तो ये जो ज्ञात हो जाएगा किसका? परमाणु भार B का ज्ञात हो जाएगा। समझ गए? तो ये इन्होंने सूत्र दिया था, एक तरह से कह लीजिए, एक तरह का एक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद इन्होंने किस तरह से इस चीज को, इन्होंने जो बताया कि ये किन्हीं 3 एलिमेंट का अगर हमने ले लिया परमाणु भार, तो जो बीच वाले का निकालना, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दो तो आ जाएगा। तो इस चीज को उन्होंने प्रूव करके दिखाया है, यानी सत्यापित करके दिखाया है। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं। जैसे पहला है, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, चलिए, जैसे देखिए कैल्शियम है। ठीक है, कौन है? कैल्शियम। ठीक है, कौन है? ये कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम के बाद आता है स्ट्रांसियम। ठीक है, फिर आता है बेरिलियम। ठीक है, कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 40। ठीक है, स्ट्रांसियम का लगभग होता है 88। कितना होता है? 88। और बेरिलियम का हो जाएगा कितना? 137। बेरियम का कितना हो जाएगा? 137, 137। ठीक है, ये तो पहले देख लीजिए, ये स्ट्रांसियम का 88 आना चाहिए। ठीक है, अब आने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों का
हमें जोड़ करके भाग दे देना होगा, तो कितने से, 2 से। चलिए कैल्शियम का, अगर हम कैल्शियम और बेरियम का अगर हम परमाणु भार जोड़ के उसको भाग दे दें 2 से, तो किसका आ जाएगा, स्ट्रांसियम का। चलिए आइए, कैल्शियम का कितना है, 40 है, ठीक है, और बेरियम का 137, ये कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 177, यानी 177/2, ठीक है। तो जब इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 88.5, ठीक है। तो नियर अबाउट 88.5 के आसपास आ रहा है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ, जो डाइबोरिन ने ठीक है रूल दिया था, जो नियम दिया था डाइबोरिन त्रिक, वो कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद उन्होंने दूसरा दिया था, ठीक है। इन्होंने दूसरा जो नियम दिया था, वो नियम दिया था इन्होंने क्लोरीन्स के साथ। किसके साथ, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5, ठीक है। और जो ये क्या मानो, ब्रोमीन होता है, इसका जो होता है 80 होता है। और आयोडीन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127, ठीक है। अब आपको देखिए लाना है, कुछ नहीं करना है, 127 और 35.5 यानी 35.5 प्लस 127/2, डिवाइड करो इसको डिवाइड करो, 2 से भाग दो, ये 35.5 127 को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 35, ये 162.5 आएगा, ठीक है। जब 2 से भाग दोगे तो नियर अबाउट ये 81, ठीक है, 81.25 आ जाएगा। तो ये 80 के आसपास की वैल्यू है, ठीक है, 80 के आसपास की वैल्यू है, जिससे ये प्रूव होता है कि हाँ, डाइबोरिन त्रिक जिन्होंने जो नियम दिया था, ठीक है, 3 एलिमेंट का, 3 तत्वों का, ठीक है, परमाणु ज्ञात करने का, वो कहीं ना कहीं सही था, ठीक है। चलो अब उसके बाद इन्होंने बहुत एक और एग्जांपल दिया था, ठीक है। चलो ठीक है, आओ, ठीक है, आओ। इन्होंने जो दोनों नियम दिए थे, जो दोनों एग्जाम्पल देके जो समझाया था, ठीक है, उसके बारे में कुछ बातें। चलो और देखो, जैसे कि इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरिलियम पहला एग्जाम्पल लिया था। दूसरा जो एग्जाम्पल इन्होंने लिया था वो था क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा कंटिन्यू होकर थोड़ा सा पेशेंस रख के समझो, क्योंकि ये चीज़ें समझ में जल्दी नहीं आती, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं, चीज़ें नहीं, ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ है इनकी अगर आप आवाज़ सारणी पढ़ रहे हो तो इनकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पेपर में आ भी जाते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं इसीलिए इसकी बहुत, देखिए बहुत डिटेल में तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस कुछ 2-4-10 पॉइंट है, उनको डिस्कस कर लेते, ठीक है। तो इनको अगर 2-4-10 पॉइंट पढ़ने से अगर आपका भला हो जा रहा है, अगर 1-2 नंबर आपके पेपर में बढ़ जा रहे हैं, तो कोई खराब बात नहीं, ठीक है। चलिए आइए, तो ये कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ठीक है। सर इनकी जो संयोजकता होती है ये कितनी होती है, +2 होती है। संयोजकता मतलब ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, दो बंध बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका जो प्रकृति होता है, प्रकृति कैसा होता है, ये धातु होते हैं। आप देखो कैल्शियम जो होता है, अगर आप आवाज सारणी जब पढ़ेंगे तो यस ब्लॉक का, यस कक्षक का मेंबर है। किसका है, यस कक्षक का, ठीक है, यस कक्षक का तत्व, ठीक है। तो आप देखेंगे यस कक्षक के जो होते हैं ना, वो धातु कहलाते हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, धातु होते हैं, ठीक है। ये जब धातु होंगे तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, देंगे कि लेंगे या देंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम मुझे बताओगे, ठीक है। चलो ये धातु होंगे, ठीक है, धातु होंगे तो इनका नेचर कैसा होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। इन कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इन तत्वों को हम आजकल जो आधुनिक आवाज सारणी है, ठीक है, जो आधुनिक आवाज सारणी है वो सेकंड ग्रुप में पढ़ते हैं। कहाँ पे, दूसरे समूह में पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। वही जो क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन है, आज की आधुनिक आवाज सारणी में हम 17वें ग्रुप नंबर यानी 17वें समूह में पढ़ते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, ठीक है, ये 17वें ग्रुप में होता है, ठीक है, 17वें समूह में होता है। इसकी संयोजकता -1 होती है, ठीक है, क्या होती है, -1, ठीक है।
जिसके कारण क्या होगा, ये अधातु होगा, ठीक है। अधातु होने के कारण इसका जो प्रकृति होगी, जो इसका नेचर होगा, कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। कैसा होगा, अम्लीय, ठीक है। चलिए, सबसे अच्छी बात ये है कि इनके जो कंपाउंड जो यौगिक होते हैं ना, वो हाइड्रोजन के साथ ज्यादा कंबाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, क्लोरीन H के साथ हो गए, HCl बना लेगा। अगर ब्रोमीन के साथ होगा तो ये ब्रोमाइड बना लेगा, ठीक है। आयोडाइड बना लेगा। तो ये चीजें इन्होंने बताई। तो यहीं पे जो था ये सारा का आपका जो ऑक्टेट का नियम था, ये क्या हो गया, खत्म हुआ नहीं, ठीक है। ये जो उन्होंने बताया था, इन सब चीजों का डिस्कशन हुआ, ठीक है। उसके बाद डायबोरिन त्रिक की कुछ उपलब्धियां थी, ठीक है, कुछ अच्छाइयां भी थी और कुछ बुराइयां थी। तो ज्यादा नहीं, एक एक दो दो पॉइंट हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन सी बुराइयां थी, कौन सी अच्छाइयां थी, ठीक है, इन चीजों को हम देखेंगे, किस तरह से इन्होंने वर्क किया था, ठीक है। क्या रीजन था कि डायबोरिन त्रिक आज हम नहीं पढ़ते, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जो डायबोरिन त्रिक था, जो डायबोरिन का नियम था ना, ये सारे जितने भी ज्ञात तत्व थे, ठीक है, जब ये पीरियोडिक टेबल बना था, आवर्त सारणी बना था, ठीक है, उस समय की बात है कि जितने भी ज्ञात तत्व थे उनकी संख्या 63 थी। 63 कितनी, 63, ठीक है। आइए, डायबोरिन का त्रिक जो था इन सारे ज्ञात तत्वों के लिए लागू नहीं हो पा रहा था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह, ठीक है। तो सभी जो डायबोरिन की क्या कमियां थी, सभी ज्ञात तत्वों को त्रिक में ना रख पाना, ठीक है। जैसे आइए एग्जांपल, अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि जब हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कर रहे थे, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जब हम कर रहे थे, तो जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु भार क्या हो रहा था, सेम आ रहा था, ठीक है। देखिए क्लोरीन, देखिए फ्लोरीन और ब्रोमीन का हमें योग करके योग करेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमें क्लोरीन का आना चाहिए। और हम जानते हैं क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो लगभग 35.5 होता है, ठीक है। चलिए आइए, अब मैंने 90 या 19 और प्लस 80 कर दिया बटे 2, या 99/2, ठीक है। जब 99/2 किया तो 45.5 आया। आप जानते हैं क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 35.5, और आ कितना रहा है, 45.5। तो ये जो डायबोरिन का त्रिक था, ये सारे ज्ञात तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी यही कमी थी, ठीक है। इन कमी को आपको देखना होगा, ठीक है। इनका नियम क्या था, इनका नियम था कि अगर किन्हीं 3 एलिमेंट हो, जैसे P, ठीक है, Q, R, 3 एलिमेंट है। अगर आपको Q का जो है परमाणु भार निकालना है, ठीक है, जो Q है उसका आपको परमाणु भार निकालना है, तो आपको क्या करना है, PR को जोड़ के, PR के परमाणु भार को जोड़ के, ठीक है, PR जो है इसका परमाणु भार जोड़ के क्या कर देना है, 2 से भाग दे देंगे। तो जो वैल्यू आएगी, जो कुछ आएगा, वो किसका परमाणु भार होगा, Q का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नियम फेल हो गया, ठीक है, जिसके कारण ये आगे हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, ठीक है। आइए हम दूसरे वैज्ञानिक को देखते हैं, कौन से वो नए वैज्ञानिक थे जब इन्होंने ये नियम फेल हो गया, ठीक है, ये जो नियम था फेल हो गया। तो जो दूसरे वैज्ञानिक आए थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। डायबोरिन का जो रूल था, डायबोरिन की जो कमियां थी, डायबोरिन का जो ट्रिक था, सब कुछ इतना ही बेसिक पढ़ना था, इसको बेसिक मान के पढ़िए, ठीक है। इसको हर हाल में आपको पढ़ना ही पढ़ना, इतनी अगर आप आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए, अब एक नए वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस पे काम किया, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। आपने जो देखा था डायबोरिन का ट्रिक देखा, ठीक है। उसके बाद जो नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, इनको बोला हमने न्यूलैंड, क्या बोला था, न्यूलैंड बोला था, ठीक है। ये एक्चुअली क्या थे, म्यूजिक लवर थे, क्या थे, म्यूजिक लवर, यानी गीत संगीत से ज़्यादा इनको मोह था, ठीक है। ये गीत संगीत को ज़्यादा पसंद करते थे। तो इन्होंने क्या किया, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को और म्यूजिक को एक साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो म्यूजिक लवर थे, म्यूजिक लवर होने के कारण क्या थे, ये म्यूजिक लवर थे, ठीक है। ये न्यूलैंड कैसे थे, म्यूजिक लवर थे, ठीक है। और रसायन विज्ञान को इन्होंने क्या कर दिया, म्यूजिक के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। इन्होंने बताया कि जैसे चाहे देखिए, पश्चिमी सभ्यता यानी जो फॉरेन कंट्री, विदेश होता, वहाँ पे भी म्यूजिक जो होता है उसमें 7 तरह के ही टोन्स होते हैं, और जो इंडिया में म्यूजिक होता है उसमें भी 7 तरह के ही टोन होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम फाइनली क्या बोल देते हैं, सा रे गा मा पा ध नी, ठीक है, सा रे गा मा पा ध नी, ठीक है। 1 नंबर पे सा आ रहा है, 2 नंबर पे रे आ रहा है, 3 नंबर पे गा आ रहा है, 4 नंबर पे मा आ रहा है, 5 नंबर पे पा, 6 नंबर पे धा और 7 नंबर पे नी, ठीक है। चलो, इन्होंने बताया
इन्होंने बताया कि अगर आप कहीं से, ठीक है, शुरुआत करते हैं, ठीक है, अगर आप एलिमेंट के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर आप चलते हैं तो जैसे ही आप 8वें एलिमेंट के पास पहुंचेंगे, 8वें एलिमेंट का जो 8वां तत्व होगा उसकी जो क्वालिटी होगी, ये समझ लीजिए जिस तरह से 8वां तत्व होगा, जो नेचर 8वें तत्व का होगा, सेम वो पहले जैसा हो जाएगा। नहीं समझे? आओ मैं समझा। इन्होंने बोला कि अगर 1 नंबर वाले की जो प्रकृति होगी, ठीक है, सेम कितने नंबर की होगी? 7 वाले की होगी। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? फिर से आओ मैं समझाता हूं। आओ देखो, इन्होंने बोला कि अगर आप तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगा दो, ठीक है, क्या करना है? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगा देना। चलो आओ देखो, हम यहां से चलते हैं। मान लो हम यहाँ बेरिलियम से शुरू करते हैं, ठीक है, बेरियम से, ठीक है, या हम चलो आ जाओ बोरान से शुरू करते हैं, ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एल्युमिनियम, ठीक है। इन्होंने बताया कि अगर आप परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक, अगर आप तत्वों के परमाणु भार, ठीक है, बढ़ने की वजह से या बढ़ते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो प्रॉपर्टी पहले तत्व की होगी, जो प्रॉपर्टी पहले तत्व की होगी वही 8वें तत्व की होगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप समझिए कि अगर आप, ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी पहले तत्व की होगी, ठीक है, वही सेम प्रॉपर्टी 8वें तत्व की भी होगी। समझे? यानी आप परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने जहां से शुरू किया था, जब 8वें तत्व के पास पहुंचेंगे तो आप शुरू में आ जाएंगे। यानी 8वें तत्व और पहले तत्व, ठीक है, पहला तत्व और 8वां तत्व, ठीक है, बात एक ही चाहिए, 8वां बोलिए या पहला बोलिए, पहला तत्व और 8वां तत्व की दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होगी? एक जैसी होगी। ठीक है, इसको मैं आओ बताता हूं, लिख के बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आइए, तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगा दिया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व की जो प्रॉपर्टी होगी ना, वो पहले वाले तत्व की होगी। ठीक है, आपने अगर जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपने हाइड्रोजन से शुरू किया, ठीक है, हाइड्रोजन से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन के बाद जैसे ऑक्सीजन के बाद हम क्या आ जाते हैं? फ्लोरीन आ जाते हैं। ठीक है, यानी आपके मेरे कहने का मतलब या मेरे या न्यूलैंड के कहने का मतलब ये था कि जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। ठीक है, ये था न्यूलैंड का नियम। इसीलिए इसको हम न्यूलैंड का अष्टक का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक का नियम, न्यूलैंड के अष्टक का नियम या न्यूलैंड अष्टक नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अष्टक का नियम। ठीक है, चल, ये तो बातें थी। ठीक है, इन्होंने तो ये बात बताई, ठीक है, लेकिन बहुत 1-2 कमियां इनमें थी। ठीक है, 1-2 कमियों को आप यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, न्यूलैंड की 1-2 कमियां देख लेते हैं, फिर हम जंप करेंगे मेंडलीव की आवाज सारणी के ऊपर। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वहां पे जाने से पहले हम 1-2 चीजें यहाँ पे भी जो उनकी कमियां थी उनको हम देख लेते हैं। आइए मैं, ठीक है, आइए देखें। आप अक्रिय गैस जानते हैं? अक्रिय गैस, यानी अक्रिय गैस या फिर नोबेल गैस। ठीक है, अक्रिय गैस, अगर आप जब भी आवाज सारणी, आधुनिक आवाज सारणी, आज की आवाज सारणी पढ़ेंगे तो जो 0 शून्य समूह होता है, यानी सबसे लास्ट में, ठीक है, आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं आता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। ठीक है, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान होते हैं। ठीक है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। आइए चलिए, इन्होंने बोला था कि हर 7वें, जैसे ही 7 एलिमेंट आप 7 तत्व को क्रॉस करके 8वें तत्व के पास पहुंचेंगे,
न्यूटन का नियम यही था कि जैसे ही आप 7 तत्वों को छोड़ के 8वें तत्व के पास पहुंचेंगे, तो जहां पहले से शुरुआत किया था, यानी पहले वाले से, ठीक है, 8वें वाले तत्व की प्रॉपर्टी पहले तत्व के वजह तत्व से मैच करेगी, ठीक है। यानी इनके कहने का मतलब था कि जो आप जहां से आप शुरू करेंगे, यानी पहले से जहां से शुरू करेंगे और 8वें तक जाएंगे, तो 8वां और पहले की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। जब ये न्यूटन ने ये रूल दिया था, ये अष्टक का नियम दिया था, उस समय ये अक्रिय गैस नहीं खोजी गई थी, अक्रिय गैस जो थी ये नहीं खोजी गई थी, ठीक है। जब ये अक्रिय गैस नहीं खोजी गई थी तो इनके लिए इन्होंने क्या बोले, अब जब आप ये अक्रिय गैस नहीं खोजी गई थी, ठीक है। चलिए, अब अक्रिय गैस मान लीजिए खोज आ गई, ठीक है, अक्रिय गैस आ गई। आज के जो आधुनिक आवर्त सारणी अब जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अक्रिय गैस को जगह दी गई है, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन के जस्ट बगल में आ जाता है हाइड्रोजन हीलियम। हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, तो हाइड्रोजन के बगल में क्या आएगा, हीलियम, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आ जाता है नियॉन, क्या आता है, नियॉन, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, ठीक है। हम जब पढ़ेंगे सल्फर फास्फोरस आता है, तो क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, आर्गन। जैसे ही अक्रिय गैस आई, वैसे इनका नियम बदल गया, तुरंत ये नियम देखिए, जब भी एलिमेंट आएंगे तो 8 के बाद 8 के बजाय कितना आ जाएगा, 9वें एलिमेंट, ठीक है। तो यहीं पे इनकी एक कमी आ गई, ठीक है। तो इस वजह से ये नियम जो हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है। लेकिन जब न्यूटन का नियम आया तो सबसे अच्छी बात ये थी, इन्होंने परमाणु भार जैसे कुछ चीज होती है, ठीक है, परमाणु भार की बढ़ती हुई, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में कुछ जो आप समझते हैं कि ये अच्छा, ये बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो ये परमाणु भार की बात हो रही है, किसकी, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में कुछ ऐसा शब्द इन्होंने इन्वेंशन किया, एक नया शब्द इन्होंने बनाया कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। यानी तत्व का और परमाणु भार से एक संबंध खोजा इन्होंने, ठीक है। यहीं से मेंडलीव की आवर्त सारणी को एक बेस मिलता है, एक आधार मिलता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी को, ठीक है। आइए अब हम किसको पढ़ेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी। आइए, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, ठीक है, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया या मेंडलीव को आवर्त सारणी बनाने की जो सोच आई, ठीक है, एक मिनट बात कर लेते हैं इनके बारे में, मेंडलीव के बारे में। इनका पूरा नाम मेंडलीव दिमित्री था, क्या नाम था, मेंडलीव दिमित्री था, ठीक है। ये जो आवर्त सारणी बनाने का इनको, अच्छा, जो आज आप आवर्त सारणी पढ़ते हो ना, ये आवर्त सारणी मेंडलीव की तो है लेकिन मॉडिफाइड है। ये जो आवर्त सारणी मेंडलीव ने दी थी वो आवर्त सारणी नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ मॉडिफाई हुआ, कुछ उसमें बदलाव हुए, बदलाव होने के बाद जो आवर्त सारणी आती है वो आवर्त सारणी आप पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, पीरियोडिक टेबल में ये मेंडलीव ने अपने मेंडलीव के जब इंटरव्यू हो रहा था तो मेंडलीव ने बताया कि जो आवर्त सारणी बनाने का इनका जो सोचने का तरीका या सोचेगी, इनको एक ड्रीम, एक सपने में आया, ठीक है। तो सपना देखिए अक्सर उन्हीं चीज़ों का आता है जिनके प्रति आप पागल हो, ठीक है। तो मेंडलीव जो थे ये आवर्त सारणी के प्रति क्या थे, पागल थे, ठीक है। जब इंसान 24 घंटे किसी चीज़ के बारे में सोचता है, ठीक है, तो वो चीज़ें तभी दिमाग उसको ड्रीम में लेता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब था, मेंडलीव जो थे आवर्त सारणी पे काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एक दिन उन्होंने बताया कि सपने में ही उनको ड्रीम आया कि आवर्त सारणी को ऐसे से बनाओ, और उन्होंने तुरंत उसी टाइम, ठीक है, जैसे उनकी आंखें खुली या फिर जो भी हुआ, उन्होंने उसी टाइम ठीक उसी तरह आवर्त सारणी बनाई, ठीक है। और देखा उन्होंने कि ये हकीकत है, ये सच हुआ, ठीक है। उनकी सबसे खास बात थी कि जब आवर्त सारणी उन्होंने बताई तो उस समय जितने भी ज्ञात तत्व थे, अभी अगर आज के दौर में आप ज्ञात तत्वों की संख्या पूछेंगे तो मुझे लगता है 120 है। कितनी है, 120 है। कितनी है, 120, ठीक है, 120 है। कितनी है, 120 है, ठीक है। कितनी है, 120। लेकिन जब मेंडलीव का आवर्त सारणी का जो नियम था, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी जब उन्होंने दिया था, ठीक है, उस समय जो था मेंडलीव का, जो मेंडलीव ने ज्ञात किए थे टोटल, उस समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई तब की बात कर रहा हूँ।
अगर आज के दौर में, आज के समय अगर आपसे कोई पूछे कि आवर्त सारणी में कितने ज्ञात तत्व है, तो उनकी संख्या 120 है। ठीक है, कितनी है? 120 है। ठीक है, अगर मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाना शुरू किया तब ज्ञात तत्वों की संख्या तब 63 थी। कितनी थी? 63 थी। ठीक है, सबसे खास बात कि इन्होंने 63 के 63 तत्वों को, यानी 63 ज्ञात तत्वों को क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में विशेषता ये थी कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उन तत्वों को भी जगह दिया था जिनकी कोई खोज नहीं हुई थी, यानी जिनका नामो निशान नहीं था अस्तित्व में, उनको भी इन्होंने क्या दे दिया था? जगह दे दिया था। कहाँ पे? अपनी आवर्त सारणी में। ठीक है, और जब जब ये तत्व खोजे गए, ठीक है, इनको आप एक बात बताइए, आपके घर में कितने मेंबर हैं? ठीक है, ये आपको अभी जितने लोगों को काउंट करके बता दोगे, आप उनकी संख्या थोड़ी बताओगे जो आने वाले हैं। ठीक है, अब उनके बारे में थोड़ी बता पाओगे कि जो आने वाले वो क्या हैं, कैसे होंगे। ठीक है, लेकिन आवर्त सारणी में जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी को बनाया तो मेंडलीव ने अनज्ञात, जो अभी ज्ञात नहीं थे, अभी अस्तित्व में थे ही नहीं, उनकी रासायनिक, भौतिक हर चीज के बारे में इन्होंने डिस्कशन कर दिया। इन्होंने बता दिया कि फला तत्व होगा, फला किस्म का होगा, फला कलर का होगा, फला चीज ये रिएक्शन करेगा, फला जगह पे रखा जाएगा, यानी आवर्त सारणी में फिक्स पोजीशन दे दिया। ये बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, यही जिसके कारण हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को पढ़ते हैं। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह है। ठीक है, आप जब टॉप टू बॉटम, ठीक है, आप ऊपर से नीचे आएंगे, यानी जब ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे 18 कॉलम उन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, 7 क्षैतिज कॉलम है, यानी जब ऐसे चलेंगे क्षैतिज में तो 7 कॉलम है जिन्हें हम आवर्त बोलते हैं, यानी जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आप वर्ग में चलते हैं, आप जब दाएं से बाएं चलते हैं तो किस में चलते हैं? आवर्त में चलते हैं। ठीक है, हम देखेंगे, ज़्यादा तो डिटेल दिया नहीं आपके यहाँ, फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब जो आपके यहाँ पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मेंडलीव की आवर्त सारणी एक बार बनाना सीखेंगे। ठीक है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक थोड़ी बहुत एक कमियां ये थी कि आज भी अगर हाइड्रोजन को अगर आप पूछे कि हाइड्रोजन की वास्तविक जगह कहाँ पे है तो किसी को नहीं मालूम। अभी हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है जहाँ पे उसे होना चाहिए वहाँ पे नहीं रखा गया, इसीलिए इसे एक शब्द दिया गया है। हाइड्रोजन को हम आवर्त तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गया। तो मेंडलीव की बहुत सारी खूबियों के कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी को ऐसे ही नहीं मॉडिफाइड किया गया। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारी खूबियां थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, मेंडलीव की आवर्त सारणी आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ बहुत चेंजेस करके हमने आधुनिक आवर्त सारणी बना लिया है। ठीक है, तो हम आधुनिक आवर्त सारणी का डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखिए, न्यूलैंड ऑस्टक का नियम पढ़ना जरूरी था, परमाणु भार के बारे में पढ़ना जरूरी था। अब हम परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ेंगे, हम सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे। ठीक है, समभारिक पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 समभारिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके पेपर में आए हुए पिछले 10 सालों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप देखिए, आपको बहुत चीज़ें, बेसिक चीज़ें देखिए, जो मैं चीज़ें बताता हूँ बहुत बेसिक चीज़ें बताता हूँ, और जब आपकी जड़ मजबूत होगा तो पेड़ अपने आप मजबूत होगा। चलिए, धन्यवाद।